अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, अब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। हालांकि वक्त काफ़ी है, साल भर से अधिक का 1.5 साल का वक्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई। एटलीस्ट ज़मीन तैयार करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आप अगर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कामों पर नज़र डालेंगे तो अभी से अपना ग्राउंड बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 400 से अधिक सीटों वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश का एरिया बहुत बड़ा है। लिहाजा राजनीतिक दल अपनी तैयारी भी उसी दृष्टिकोण में करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से ज़मीनी तैयारियां किन मुद्दों को लेकर हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, 2 मुद्दे हैं, एक सत्ता पक्ष का ब्रह्मास्त्र है और दूसरा प्रतिपक्ष का ब्रह्मास्त्र है। सत्ता पक्ष के लिए अयोध्या और वृंदावन एक बड़ा मुद्दा है। अयोध्या में अभी प्रथम तल पर रामलला के मंदिर के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसको सरकार ने बड़े ही ढंग से और बहुत ही प्रफुल्लित तरीके से और बड़ा ग्रैंड शो करके आयोजित किया। राम दरबार की स्थापना हुई। अयोध्या को प्राइड से जोड़ा जाता है। भले ही अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, लेकिन अब वो अयोध्या नहीं हारना चाहते। इसलिए अयोध्या को लेकर जितनी भी राजनीतिक पेशबंदियां हैं, बहन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी सब कर रही है। समाजवादी पार्टी से अयोध्या वापस लाना यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प बन गया है। इसका उदाहरण आपको मिल्कीपुर के बाई इलेक्शंस में दिखा होगा, जो बीजेपी ने जीता, समाजवादी पार्टी से छीना। अब 2027 में बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती, इसलिए अयोध्या की भरपूर तैयारी है। और सिर्फ अयोध्या के लिए ही नहीं, अयोध्या के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चलेगा। किस तरह से ग्राउंड फ्लोर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, प्रथम तल पर राम दरबार की स्थापना हुई, अब द्वितीय तल का भी काम लगभग पूरा होने वाला है। तो एक तरह से इस महीने के अंत तक या अगले माह तक राम मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी एक ऐसा मसला है जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के प्राइड के तौर पर जोड़कर लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। भले ही यह धार्मिक आंदोलन हो, भले ही यह सांस्कृतिक आंदोलन हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक राजनीतिक आंदोलन में भी तब्दील किया था। अब इसे वापस समाजवादी पार्टी से लाना बीजेपी के लिए एक चुनौती है। अब जब ये सब चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की अप्रूवल के बाद अब वृंदावन में बांके बिहारी जी का कॉरिडोर बनेगा। उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पे हो रहा है। जैसे कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पे राम मंदिर बना, तो कॉरिडोर बनाया जाना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। कैसे किया जाएगा ये भी तय कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार इसको लेकर अब बहुत तैयारियों में लग गई है। मीटिंग दर मीटिंग हो रही है। उधर गोसाइयों ने आंदोलन शुरू कर रखा है कि जिन गलियों में बिहारी जी घूमे हों, जिन गलियों से जुड़ी हुई हमारी धार्मिक पौराणिक मान्यताएं रही हों, अब वो सब समाप्त कर दिया जाएगा। बहन भाइयों, ऐसे आंदोलन होते तो हैं, लेकिन अंत में कॉरिडोर बनता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। तब भी बहुत विरोध हुआ था, तब भी बड़े मसले सामने आए थे, लेकिन सरकार ने वो काम किया था और कॉरिडोर बना, जिसके कारण आज करोड़ों श्रद्धालु सुगमता पूर्वक काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हैं। वृंदावन में भी कमोबेश वही स्थिति। आप सब में से बहुत से लोग गए होंगे। वहां जिस प्रकार के आवागमन की समस्याएं हैं, जिस प्रकार का अतिक्रमण है, जैसी तंग गलियां हैं, वैसे में जो श्रद्धालुओं का रेला है वो लगातार आता है। आप कभी वृंदावन जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे, इतने लोग आते हैं। श्रद्धा है, बिहारी जी के प्रति आस्था है, प्रेम है, आते हैं। अब सरकार उसका कॉरिडोर बनाएगी। गोसाई लोग बहुत नाराज हैं, आंदोलनरत हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने संकल्प कर लिया है कि वहां पर कॉरिडोर बनेगा। और मथुरा के लोगों का मैंडेट भी है। लगातार उस सीट से जहां पर ये सब कुछ आंदोलन गोसाइयों को चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी वहां वो सीट लगातार जीतती रही हो, चाहे पार्लियामेंट की हो और चाहे वो विधानसभा की सीट हो।
लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पब्लिक का पर्याप्त मैंडेट है। ऐसे में गोसाइयों के विरोध की कोई ज़्यादा तवज्जो देने की शायद बीजेपी को आवश्यकता भी नहीं, जो पार्टी महसूस भी कर रही है। अब आ जाइए प्रतिपक्ष की राजनीति, कंप्लीट पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राजनीति, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ड ए आजकल साइलेंट है। पिछड़ा और दलित ये समाजवादी पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु और आधार बिंदु बन गया है। और बहनों भाइयों, एक सामाजिक आंदोलन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ा करना चाहती है। आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कमोबेश यही मुद्दा था। आप उनकी पिछली लगातार चुनाव के बाद से अब तक की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उनकी तकरीरें सुने, स्पीच सुने, उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे सुने, उसमें सब में आपको पिछड़ा और दलित मिलेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने पिछड़े समाज को यह आश्वासन देने में पिछली बार सफलता हासिल की थी कि बीजेपी उनके मुद्दों को उस तरह से नहीं हैंडल करती, उतनी संवेदनशीलता नहीं दिखाती है, उतना समर्थन नहीं करती है, उतना सत्ता में उनको आधार नहीं देती है, हिस्सेदारी नहीं देती है। इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाने में पिछली बार सफल रही है लोग। क्या 2027 में भी वही फार्मूला चलेगा? बहनों भाइयों, आज की परिस्थिति में आप कहेंगे तो हाँ, मुद्दा तो जनता के बीच पहुंचेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही बाजीगर पार्टी है। कोई सामान्य दल नहीं है कि उसका कोई यूं ही शिकार कर ले। इस शिकार के लिए बहुत लोगों का उल्टा शिकार हो जाता है। लिहाजा बीजेपी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐन वक्त पर वो कौन सा कार्ड चलेंगे ये पीडीए वालों को भी नहीं पता है। लिहाजा उत्तर प्रदेश की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है और घमासान भी उतना ही दिलचस्प होगा। आज चर्चा का शुरुआत हम लोग 2027 के इलेक्शन की तैयारियों की शुरुआत आज इस डिबेट से प्रारंभ करते हैं। ये लोग जब करें तब करें, हम आप आज से शुरू करते हैं। कुछ स्टेटमेंट। एक विकसित भारत ये तभी संभव होगा जब उसकी आधारशिला सनातन धर्म के आधारों पर होगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास के रूप में आगे बढ़ाया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जिन लोगों के लिए लगता था राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वे लोग संदेह की निगाहों से देखते थे, वह कार्य संभव हुआ है। धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। तो आप इन दो बड़े नेताओं के बयान सुन के समझ गए होंगे कि एक्चुअली उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ख़ास बात यह है कि ये मथुरा से विधायक भी हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं। अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कालीचरण स्नेही जी दलित समाज के जाने माने चिंतक और भारत समाचार की स्क्रीन से बहुत दिनों से गायब चल रहे और आज पकड़ कर लाए गए जनता के बीच डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनको पेश किया गया है आज जनता के सामने। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो राजेश चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। तो ऑफिशियली ये माने कि वृंदावन में बिहारी जी के कॉरिडोर की शुरुआत हो गई है और ये गोसाई लोग बेवजह का आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, इस देश की सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है और वहां आज आप स्थिति देखोगे तो बद से बदतर स्थिति भीड़ के कारण से हो जाती है। जिस प्रकार से लोग आज अपने धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा भाव आकर बांके बिहारी जी में प्रकट करते हैं तो व्यवस्थाएं एकदम लचर हो जाती हैं। आज से 300 साल पुराना बना हुआ मंदिर, वो पतली पतली गलियां, जिस समय देश की आबादी 20 से 25 करोड़ हुआ करती थी और आज 145 करोड़ पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बहुत आवश्यकता है। और सरकार का स्पष्ट मत है कि पूरी दुनिया से लोग ब्रजभूमि में आते हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग आते हैं, तो उन लोगों को सुविधाएं अधिक से अधिक हम दे पाए। वृंदावन की कल्पना करके आते हैं, मथुरा की कल्पना करके आते हैं, पूरे ब्रजभूमि में गोवर्धन हो, नंदगांव हो, बरसाना हो,
सब जगह की परिकल्पना लोगों के मन में रहती है, वहां उसी हिसाब से डेवलपमेंट हो, इसकी पूरी सरकार चिंता कर रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन सरकार करने का पूरा प्रयास कर तो रही है। 2027 में वृंदावन आपके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल इशू तो रहेगा ही, मानने में कोई बुराई है? देखिए, अब इसको आप पॉलिटिकल नजरिए से देखें या उसको धार्मिक नजरिए से देखें, पर हमारे लिए पर्यटकों को सुविधा देना पहला काम है। उस मंदिर की मर्यादा बनी रहे, वहां के गोस्वामियों के जो अपने अधिकार हैं वो भी सुरक्षित रहें, वहां की जो मान्यताएं उनको भी किसी प्रकार से हम छेड़छाड़ ना करें। जिस तरह से वहां पूजा अर्चना होती है, जिस तरह मैं से राजनीतिक इस्तेमाल की बात कर रहा हूं, मैं गोसाइयों का मुद्दा उठा ही नहीं रहा हूं। गोसाई तो आपकी पार्टी के सब समर्थक हैं, आज नाराज हैं आपसे, कल को आपसे मान भी जाएंगे। देखिए, ये श्रद्धा का विषय है, ये कोई गोसाई मेरे राजनीति का उसमें विषय नहीं नहीं है है। एजेंडे में। ये हमारे श्रद्धा का विषय है। बांके बिहारी ठाकुर जी हमारे आराध्य हैं, हमारे पूर्वज हैं, तो वो हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं हो सकता है। आवश्यकता इस बात पता की नहीं, हमारे आपकी अतिथि जो बातों से आते हैं, ऐसा लग उनकी रहा है सेवा- कि बीजेपी राजनीति छोड़ के आजकल धर्मादा पे लग गई है आपको। देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश तो धर्म की भूमि है, भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है, भोले बाबा की भूमि है। और देखिए, संयोगी है, भगवान राम और भगवान कृष्ण ने इसी भूमि पर जन्म लिया है। सर मैं यहाँ इसके का जो पॉलिटिकल यूज की बात धार्मिक कर रहा हूं, यहाँ आप की बार जो बार मेरे पहचान सवाल है, को इग्नोर मार नहीं, रहे यहाँ हैं। की जो धार्मिक पहचान है उसको विश्व पटल पर उत्तर प्रदेश सरकार ले गई है, उसी तरह से डेवलपमेंट कर रही है, इसमें क्या बुराई है? तो पॉलिटिकल यूज क्यों कर रहे हो आप? हम कोई पॉलिटिकल यूज नहीं कर रहे। हमने पहले कहा हमारी श्रद्धा और भावना का काम है, ये श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। और सरकार बीजेपी की है, लोगों की भाजपा से अपेक्षा है, अपेक्षा है, जितने सही भी है। हमारे धार्मिक स्थल है उनका सबका सर डेवलपमेंट हो, गोसाइयों वो की हम भी कर रहे हैं। आपसे अपेक्षा है, आपको वोट दिए हैं सर, आपसे अपेक्षा तो रखते ही हैं। उनकी अपेक्षाएं भी पूरी करेंगे और किसी भी प्रकार Thank से you. उनके किसी अधिकार पर कोई किसी प्रकार का ये नहीं किया जाएगा। जो धार्मिक मान्यता है उनको पूरा किया जाएगा। फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। किदवई साहब, सिर्फ पिछड़ा दलित और कोई मुद्दे नहीं है क्या आपके पास? सिर्फ पीडीए? अच्छा, आजकल उसमें ए साइलेंट रख रहे हैं आप लोग। ब्रजेश जी, आपने अभी कहा कि सिर्फ पीडीए, ऐसे ना बोलिए, क्योंकि आपको याद होगा कि अच्छा, उनको भी बुरा लगा था जब मैंने कहा था धर्मादा। कि आपको याद होगा कि आदरणीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने भी पार्लियामेंट में बोला था कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है। तो सर मैंने ऐसी कोई धृष्टता नहीं की, उस पर आप ये बात नहीं चिपका सकते। मैंने कहा सिर्फ पीडीए का ही मुद्दा है आपके पास और कोई मुद्दा नहीं। देखिए सर मुझे मेरी मर्यादा पता है सर, किसके लिए क्या बोलना है और किसके लिए नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप कोई बात मुझ पर चिपकाओ मत सर, अब आगे बोलो। तो आदरणीय गृह मंत्री जी को बस मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि अब उनका जिक्र आ गया कि अगर अंबेडकर फैशन है तो ये हम फैशन बार बार करेंगे। अब रही बात पीडीए की, देखिए क्या है कि जो लड़ाई नेताजी ने शुरू की थी सामाजिक न्याय की, उस लड़ाई को तो धार दी वो मान्यवर काशीराम साहब ने दी, और उसके बाद में जो आधुनिक सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको आदरणीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप देखिए कि एक सबसे बड़ी जीत आदरणीय मतलब लोहिया जी के बाद कांशीराम जी और सीधे फिर अखिलेश जी? नहीं, नेताजी का मैंने नाम लिया, अच्छा। लोहिया जी का नाम लिया, मान्यवर काशीराम साहब का नाम लिया और फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी का लिया। अब देखिए सबसे बड़ी जीत हमारी क्या है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब से पीडीए क्रांति शुरू की ब्रजेश जी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता अक्सर टीवी पे आते हैं उनके हाथ में संविधान आ गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुटनों पर आ गई और उसने कहा कि हम कास्ट सेंसस करेंगे। मतलब बहुत लंबा यू टर्न लिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि 21 सितंबर 2021 को ब्रजेश जी इसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था और उसमें सरकार ने कहा था कि जो कॉलम है ओबीसी की, जो कास्ट सेंसस का कॉलम है, उसको डालना प्रशासनिक तौर से कठिन है, बोझल है और उसमें डेटा इनएक्यूरेसी की भी बात की थी। फिर नित्यानंद राय जी जो गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जो अगली जनगणना होगी, सदन के पटल पर कहा था ब्रजेश जी कि जो अगली जनगणना होगी उसमें एससी एसटी का तो कॉलम रहेगा मगर ओबीसी का नहीं बीजेपी का ये जो मंदिर आंदोलन है, इससे कैसे निपट पाओगे? आपके पास सबके तो काट है, लेकिन इस मामले में आपका पॉलिटिकल एयर डिफेंस कमजोर है जब बीजेपी का मंदिर वाले अस्त्र चलते हैं। नहीं, देखिए ब्रजेश जी, बड़ी घातक मिसाइल है उनकी सर। ब्रजेश जी देखिए, जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों कालीचरण जी? बिल्कुल, इसमें तो आदरणीय जब उसी को चलाते हैं वो। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का जजमेंट दिया था,
तो हमने उसको स्वीकार किया और भव्य राम मंदिर बना। ये वाला भी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है देखिए कॉरिडोर देखिए बनाने हम में। लोग भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अब तो सुनिए गोसाइयों को साथ क्यों नहीं ले ब्रिजेश रहे जी हैं प्लीज आप? सुनिए। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अभी हमारे मित्र राजेश चौधरी जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। ये वही सुप्रीम कोर्ट है ना जिसके लिए इनके निशिकांत दुबे जी बोलते हैं कि गृह युद्ध जो हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं। कहा था उन्होंने कि नहीं कहा था? तो और आपका सुनिए, मुख्य हथियार बीजेपी के खिलाफ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाला ही है। हमारा- इसमें ए आजकल साइलेंट है। नहीं हमारा हम ना ए साइलेंट है ना पी साइलेंट है ना सिन्हा डी जी? साइलेंट है। ए साइलेंट किए हैं। ब्रिजेश जी नहीं वो अकलियत और या अल्पसंख्यक दोनों प्रकट है कि मुसलमान के साइलेंट अल्पसंख्यक। साइलेंट गया है, मुसलमान के अल्पसंख्यक। अच्छा दोनों शब्द ब्रिजेश प्रयोग जी, कर लेते हैं। ज्यादती बोले कर रहे सर, हैं आप। हाँ नहीं ठीक है। ज्यादती कर रहे हैं आप। मतलब देखिए अब क्या है। पहला राउंड है, कोई किसी को बीच में इंटरप्ट ना करे प्लीज। हाँ। हाँ, बोलिए। तो आदरणीय अखिलेश यादव अब जी मैं क्या बताऊं, ये सिन्हा जी की आदत ऐसी है ना, बीच में टोका टाकी करते हैं। बोलिए आप ब्रिजेश जी हमको बोलने ही नहीं दे रहे हैं यार, मैं क्या बताऊं फिर। तो देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की जो नई लड़ाई, पीडीए क्रांति की जो मशाल जलाई थी, वो भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर ले आई। अब आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी बहुत दलित 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 बात करती है, SC ST की बात करती है, खाली मुंह से OBC की बात करती है। आपको मैं 2-3 चीजें बता देना चाहता हूं कि 11 साल से इनकी सरकार है, ना तो लिटरेसी रेट दलितों का उसमें कोई इंप्रूवमेंट ज्यादा आया है, ना मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में आया है, और रेगुलर वेज में तो दलितों की हालत बहुत खराब है। लेकिन मजदूरी अगर कोई कर रहा है तो दलित समाज कर रहा है। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर OBC कम्युनिटी के, उनके प्रदेश अध्यक्ष OBC कम्युनिटी के, फिर भी आप कह रहे हैं कि हिस्सेदारी नहीं है। और कितना दे OBC को बीजेपी वाले? नहीं, उनके जो दलित डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो ओबीसी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे सिर्फ इतना कहिए कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट को पढ़ लें। उस रिपोर्ट के हिसाब से आज इस देश में जो गटर साफ कर रहा है वो 92% दलित और OBC कर रहा है। उसमें उनकी क्या राय है? देखिए खाली सत्ता की मलाई चाटने से कुछ नहीं होगा ब्रिजेश जी। और आपसे शिकायत की कि आपने मुझे आज टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया। हम तो बहुत कुछ सोच के आए थे कि बहुत 4.5 बोले थे। मिनट से लगातार बोल रहे हैं। मैंने 3 बार सिर्फ इंटरप्ट किया है, सिर्फ 3 बार 4 मिनट में। ठीक, वो भी इनको खल गया। शुक्रिया। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं स्क्रीन पर, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। उपाध्याय जी बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। पर ये बताइए कि आपकी पार्टी के जो ये 2 बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर आपने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े, एक तो संविधान और आरक्षण का। अब बीजेपी की 400 सीट आई नहीं, तो भाई आपके हिसाब से संविधान आरक्षण दोनों बच गया। फिर आपने दूसरा मुद्दा आपके पार्टी के सबसे बड़े लीडर राहुल गांधी ने उठाया, जातिगत जनगणना। वो भी अब शुरू हो गई, उसकी भी अप्रूवल हो गई। तो जो 2 प्रिंसिपल पॉलिटिकल इश्यूज आपके थे ना, वो खत्म हो गए। अब जी मैं बात रखूं? यस प्लीज प्लीज। दोनों मुद्दे की बात आपने बड़े अच्छे मुद्दे किए हैं ब्रजेश भाई। पहले तो मैं विशेष तौर पे धन्यवाद, आपका चैनल मैं लगातार देखता हूं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही संतुलित एक पत्रकारिता का जो प्रतिमान है उसको आपने लगातार मेंटेन किया इस बुरे दौर में भी, जब चौथे स्तंभ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न है। तो इसके लिए मैं आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। प्रश्न कड़ा पक्ष से भी और विपक्ष से भी पूछने की जो आपकी आदत है ये बनी रहे, ईश्वर आपको ये ताकत हमेशा दे। जहाँ तक बात आपने हमारे मुद्दों की है, संविधान का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो देश के लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा मुद्दा है। इस पर वाकई वाद विवाद संवाद जारी रहेगा। आज भी भाजपा और मोदी जी की जो पूरी मंडली है वो संविधान पर प्रश्न लगाने के हर गाहे बगाहे मौके ढूंढती रहती है और उस पर करती रहती है। कांग्रेस पार्टी समेत राहुल गांधी का ये नेतृत्व आज भी संविधान सुरक्षा अभियान के तहत आज राजगीर नालंदा में है, नीतीश जी के क्षेत्र में, और वहां से उन्होंने इस संविधान सुरक्षा की बात कही है। संविधान पर हमारा अटूट आस्था है और संविधान बचाना हम सबका अंतिम पुनीत कर्तव्य है। उस पर हम काम करेंगे, सियासत के लिए नहीं, क्योंकि इसी से लोकतंत्र जिंदा रहेगा। दूसरी बात आपने जिस तरह से बोली जातीय जनगणना का, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, लोकसभा के पटल पर भी और सड़कों पर भी, संसद में भी। मोदी जी जब हम लोग उठाते थे तो मोदी जी और उनकी पूरी टीम हम लोग का मजाक उड़ाती थी, हम लोग को अनाप शनाप बोलती थी, बहुत ही गंदे ढंग से हम लोग का कहीं ना कहीं उपहास उड़ाती थी। पर जब उनको लग गया कि नहीं, ये जातीय जनगणना का मुद्दा वाकई सच है और उनको सियासी हानि हो सकती है,
उन्होंने एक छलावा करते हुए, स्वांग रचते हुए एक घोषणा जरूर कर दी है। पर क्या किया है उन्होंने? जातीय जनगणना को उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना 1 जनवरी 2027 के बाद शुरू होगी। मैंने जनगणना ही 2027 में शुरू होगी, 25 में नहीं, 26 में नहीं। इसका मतलब जो जनगणना शुरू होगी वो 2 साल लगेगा, तब तक 2029 का चुनाव इनका बीत जाएगा। ये स्पष्ट तौर पे ये जातीय जनगणना इसलिए नहीं डिले करना चाहते हैं ताकि आरक्षण का जो 50% का दायरा है वो न बटाना पड़े और मजलूमों को, गरीबों को, महिलाओं को। नहीं, जो मैंने प्रिंसिपल क्वेश्चन अपना किया था कि ये दोनों मुद्दे एड्रेस हो गए, टेक्निकली एड्रेस हो गए। अब आपके पास क्या बचा? अब तो कोई मुद्दा बचा नहीं, क्योंकि संविधान आरक्षण तो बच ही गया। जी 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 ब्रजेश जी, ये टेक्निकली सिर्फ दिखावे के लिए, छलावा करने के लिए जरूर इन्होंने एड्रेस किया है। संविधान पर तो अभी भी लगातार प्रहार कर रहे हैं। सारे संवैधानिक संस्थाओं पर कहीं ना कहीं कब्जा करने का इनका इरादा है। इंस्टीट्यूशन जितने हैं वो इनके अंडर में है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से पूरे देश के संविधान पर कहीं ना कहीं रोज प्रश्न लगाने का काम करते हैं। तो वो एक जन मुद्दा है और जन मुद्दों पर लड़ाई राहुल गांधी समेत संविधान। क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का अलायंस 2027 में मिलकर लड़ेगा, या फिर आप अलग से लड़ना चाहते हैं, या अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है? देखिए, हम लोगों का प्रयास होगा वोटों का विखंडन न हो और जो समान विचार और समान जो हमारा एजेंडा है वो एजेंडा रहे। एक मैनिफेस्टो प्रयास हो कि दोनों तैयार करें और मोदी जी से और जोगी जी से प्रदेश की और देश की जनता दोनों जगह परेशान है। तो निश्चित तौर पे यदि हम सब साथ मिलकर लड़ेंगे तो सफाया है उत्तर प्रदेश। हम सब साथ से क्या मतलब है? क्या हम सब साथ का मतलब मायावती नहीं है? हम तो उनको भी चाहेंगे, वो भी दलितों की एक नेता है, उन्होंने भी दलितों की आवाज एक समय में उठाई। बिना समाजवादी पार्टी से पूछे, बिना अपने सबसे बड़े पार्टनर से पूछे आप मायावती से बात कर रहे हैं सर? मुझे नहीं, मुझे लगता है बात तो हम नहीं करेंगे, हम ऑथोराइज है भी नहीं और एक प्रवक्ता ये ऑथोराइज और टीवी चैनल पे नहीं कह पाएगा। पर ये है कि सब मिलकर लड़े और अच्छा होगा। जी, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, हमारे साथ बने रहिएगा। बात कर रहा हूं जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ कालीचरण जी ने कही है जी भाई जी। अच्छा, हाँ, आप रुक जाएं, दूसरे राउंड में आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित कर लूंगा। प्लीज वेट। मैं कालीचरण जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत जाने माने चिंतक हैं और प्रोफेसर भी हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इधर मैंने एक हफ्ते में देखा है कि दलितों के प्रति जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें एक बड़ी असीम मोहब्बत का संचार हुआ है। ये ऐसा शो करते हैं कि जैसे इतना दलितों से प्यार करते हैं, इतना करते हैं कि शायद अपने बच्चों से भी नहीं करते होंगे। आपने भी महसूस किया क्या? देखिए, ये सब कृत्रिम है, दिखाते, मतलब अब आई डोंट नो कि करते हैं कि नहीं करते। आपने स्वयं ही कह दिया, दिखावा है। दलितों से प्रेम करते तो ये माहौल और वातावरण समाज में बनाते कि किसी दलित दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने से न रोका जाए। दलितों को जो किसी तरह से समाज के जो रेशियो है उसमें पिछड़ गए हैं, उनके लिए उचित शिक्षा का प्रबंध किया जाए, उसके लिए ज़मीन का आवंटन किया जाए, नौकरी का प्रबंध किया जाए। ये असली बात है जो नहीं हो पा रही है। अभी मैं प्रवक्ता को सुन रहा था, आदरणीय राजेश जी को, वो कह रहे थे कि विश्व का आकर्षण बन रहा है, हमारा धर्म क्षेत्र बन रहा है यूपी। मैं ये कह रहा हूँ, ये ग्लोबली तो मतलब नॉलेज युग है, ये ज्ञान का समय है। 21वीं शताब्दी ज्ञान की शताब्दी है। ज्ञान के तरह आप यदि ज्ञान के क्षेत्र में आकर्षित करते विश्व के लोगों को, तब तो कुछ था। तब बात बनती कि वैश्विक हम जो है धर्मगुरु, जो हमारा एक तकमा बना हुआ है बुद्ध के। आप मंदिर के विरोध में लग रहा है? नहीं, विरोध का सवाल नहीं है। मंदिर आप करिए, लेकिन आपको ना पर देखा होगा जिन देशों ने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से दूरी बनाई है और गिरजाघरों से दूरी बनाई, बहुत आगे निकल चुके हैं। वो फलसफा निकल गया है। दलित समाज के मन में क्या चल रहा है? दलित समाज के मन में ये चल रहा है कि भाई निजीकरण लाओ, निजीकरण में आरक्षण लाओ, हमारे लिए शिक्षा का उचित प्रबंध करो, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करो, प्राइवेट सेक्टर में जो शिक्षा के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय स्थापित कर लिए उनमें निःशुल्क हमें पढ़ाई की व्यवस्था हो। अब आप देख रहे हैं आजकल यदि आप प्राइवेट किसी मेडिकल कॉलेज से MBBS कराना चाहते हैं अपने बेटे बेटी को, तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ से कम का पैकेज नहीं है। तो हमें तो ये चाहिए। ये हमारी जहालत जो है, ये इस देश में 33 करोड़ देवताओं का जिक्र किया जाता है, लेकिन हमारी हालत तो किसी ने नहीं सुधारी। ये कह रहे हैं आदरणीय चौधरी साहब, पर अगर बिहारी जी का कॉरिडोर बनेगा
हाँ। तो ये तो दलित नहीं नहीं भाई बहनों के लिए नहीं भी तो भाई एक समाज का विशेष का लाभ होगा, दलितों को क्या मिलने वाला वहाँ? दर्शन के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है, कई जगह हटा दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, उनको अपमानित किया जाता है। और दूसरा ये है कि रोजी रोटी का सवाल। ऐसा तो नहीं है, उत्तर प्रदेश में है, नहीं ऐसा दिखता तो नहीं। नहीं, तो उत्तर प्रदेश के दलित थोड़ा जागरूक हैं, वो खुद ही अपने माध्यमों से कहते रहते हैं कि जहां आपको अपमान झेलना पड़े वहां से दूर रहो, शिक्षा की ओर जाओ, मंदिर आपके विचार हैं या दलितों के बीच चल रहा है? दलितों के विचार हैं भाई, ये आप ही देख रहे हैं कि यहाँ उतना आकर्षण आप नहीं जाते हैं उनके बीच? नहीं, बिल्कुल जाता हूँ मैं, उन्हीं के भी मेरे सब मेहमान रिश्तेदार सारे लोग दलित ही क्या हैं। कहते हैं वो लोग पॉलिटिकली? उनके नहीं मन में क्या thought है? बोलोगे कहते हैं कि प्रोफेसर साहब उस दौर में आप जो है प्रोफेसर हो गए, सब हो गए हैं और रोजगार पा गए हैं, आपकी पीढ़ी के सारे लोगों को नौकरी मिल गई थी, अब आप तो देखिए हमारे बच्चे घूम रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। जब तक अभी आपने कांग्रेस प्रवक्ता से पूछा है, उपाध्याय जी से, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, बहुत चर्चित डिबेटर हैं, उनसे आपने पूछा कि भाई अब अगला मुद्दा क्या है? शायद वो इस समय मिस कर गए। और आदरणीय राहुल गांधी ने ही कहा कि निजीकरण का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू कीजिए और जो सीमा है 50% की उसको आगे बढ़ाइए। ये तमाम मसले हैं। हम तो अब देखिए यहाँ दलितों के बीच आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है। अब देखिए कितना बड़ा बीजेपी अपमान से है। भी तो कितने मैंने दलित 16 समाज से के लोग कितनी मोहब्बतें करते हैं। 16 से आप देखिए 22 में, मोहब्बत 17 को में करके क्या करेंगे? भूखे पेट लोग मोहब्बत से नहीं, दलित मोहब्बत समाज से- के कितने मिनिस्टर बनाए हैं बीजेपी नहीं ने? अरे भाई देखिए, आप देखिए सबसे बड़ा सिनेरियो जहां इस उत्तर प्रदेश को संचालित करने में दलित समाज का 4 बार योगदान है, वहां यहाँ की सरकार भाजपा जब आती है तो एक उप मुख्यमंत्री भी उस समाज से देना गवारा नहीं समझती है, इतना बेकार समझती है। ओबीसी को दे देती है, सवर्णों को दे देती है, लेकिन इस योग्य भी नहीं समझते पूरे सर। देश में। मैं इस कार्यक्रम में अशोक सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं। सिन्हा जी, क्या दलितों के साथ कोई भेदभाव है? जैसा जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, आज तो ये काफी बोल्ड विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, देखो ऐसा है क्या? उनका कोई भेदभाव है? अपना दृष्टिकोण है और मेरी राय तो यह है कि समाज में समरसता बढ़ी है। हम लोग दलित या ओबीसी इस दृष्टि से नहीं विचार करते हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हैं उन बंधुओं को साथ लाना है। और मैं समझता हूँ कि इस वर्तमान शासन व्यवस्था में जितना कार्य गरीबों के लिए हुआ है, जितना शेष समाज के लिए हुआ है, और जो हम कहते हैं कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। अरे तो दलित को भी सिंहासन चढ़ा लो ना, सिंहासन उसको चढ़ा क्यों लो। छोड़ रहे हैं? रुक जाइए, आप मत बोलिए भाई। अनेक दलित इनको भी चढ़ा लो सिंहासन पे। जिनको आप दलित कहते हैं, मैं इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ा मानता हूं, और दलित शब्द का प्रयोग इनके लिए भी ठीक नहीं है और इन्हें स्वयं भी नहीं करना अरे चाहिए। जो क्यों नहीं है सर, जब आज समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, 75 साल के बाद भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए इतना, तो मैं अगर दलित कहूं तो आप उसको इस तरह के एक मुलम्मा चढ़ा के प्रस्तुत करें, ये ठीक बात नहीं है सर। जो भाई पिछड़ जो गए समाज हैं, जो है वो कहा जाएगा, जो पिछड़ गए भाई, वो हमारे समाज में बराबरी में आना चाहिए और निश्चित रूप से आना चाहिए, परंतु इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। वास्तविक रूप से कार्य होना चाहिए, और कार्य करने के लिए ही इस समय जो प्रयास हो रहे हैं, सरकारी स्तर पर प्रयास हो रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें सबसे तेज प्रयास हो रहे हैं। क्या तो प्रयास हो रहे हैं? 2-4 प्रयास बताइए। देखिए, आप ये देखें कि जो पिछड़े और जिसको आप कहते हैं दलित हैं या गरीब हैं, हम उनको पिछड़े मानते हैं कि हर किसी क्षेत्र में वो पिछड़ सर, दलित है उसको पिछड़ा न बनाओ सर, ये गलत बात है सर। नहीं, देखिए वो एक अलग कैटेगरी है पिछड़ों की, आप दलित को पिछड़ा नहीं कहो सर। मैं ये मानता हूं कि सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, और यह अवसर भी बराबरी के मिलने चाहिए। अवसर भी बराबरी का मिलना चाहिए, और मिल रहा है। आप ये देखिए कि समाज में उत्थान हुआ है, और इस समय की एक बात है कि ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें जनता को अच्छी तरीके से विश्वास है कि सही नेतृत्व सही हाथों में है इस समय हमारा, और निश्चित जो कुछ भी होगा वह देश और समाज के लिए होगा। अच्छा, आपने कहा कि सिंहासन पे इनको लाना है, बहुत अच्छी बात आपने कही, मैं आपका समर्थक हूँ इस मामले में कि आप इनको सिंहासन पे लाना चाहते हैं। तो ये जो 50% वाला बैरियर है ना, इसको अगर आपने ख़त्म कर दिया तो ये सिंहासन की तरफ तेजी से आ जाएंगे, तो क्यों ना ख़त्म कर दें? आपका क्या राय है? हमने शब्द प्रयोग किया है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं सिंहासन चढ़ते जाना। तो चढ़ाओ सर, 50% हटा दो। आपको आपका लक्ष्य क्या है? सिंहासन क्यों चाहिए आपको? सिंहासन इसलिए चाहिए कि जो भाई पिछड़ गए हैं, जो
वंचित रह गए हैं, वंचित समाज है, उसको हम बराबरी पे ला सके, उनको समान अवसर दें। तो अगर ये जो सरकार करती है काम, स्वतः लोग उसकी ओर आकर्षित तो सर दरवाजा थोड़ा चौड़ा कर देंगे तो ज्यादा लोग अंदर आ जाएंगे। नहीं, सबको आना चाहिए, सबको बराबर का हक दरवाजा मिलना चौड़ा करो, 50 तोड़ दो सर। सबको बराबर का हक मिलना प्लीज सर। चाहिए। और मैं तो कहता हूं आप इस बात के समर्थक हैं कि 50% का कैप हटा दिया जाए? मैं आरक्षण को राजनीतिक विषय मानता ही नहीं, ये एक सामाजिक विषय है। तो 50% वाले पे क्या ओपिनियन है? आरक्षण कोई बुरी व्यवस्था नहीं, तो सबसे अच्छी 50% पार करें, चलेगा? जो भी संभव है समाज के हित में, चलिए वो सब 50% होना के ऊपर चाहिए। चलें। जो समाज का, अब तो जनगणना भी आ रही है, तो जनगणना आने के बाद अब निश्चित रूप से कि इसका उपयोग केवल विकास के लिए होना चाहिए, राजनीति के लिए नहीं होना। तो 50% की सीमा पार करने के आप हिमायती हैं? कोई आपत्ति नहीं है, वो तो पार तो हो ही गई है। 10% वाले। एक सेकंड सर, पार तो हो ही गई है और निश्चित है जो समाज जिसकी उतनी आवश्यकता है वो मिलना चाहिए। कह दिया इन्होंने कि 50 के ऊपर जाए आरएसएस मैं कह रहा हूं, या इनकी विचारधारा को कोई मैं कह रहा हूं बिल्कुल जाना चाहिए। अच्छी बात कही, अच्छी बात ये पूछ लीजिए SC ST नहीं सर, आज देखिए सिन्हा जी की तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने कहा किस वर्ग के लिए चाहती है, किस वर्ग के लिए, ऑलराइट ये पूछ लीजिए किस अब वर्ग सर के ये तो आप पेज फंसा रहे। वीरेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेंद्र सिंह जी आपका स्वागत, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बताइए, ये जो सत्ता पक्ष का मुद्दा है और जो प्रतिपक्ष का मुद्दा है, ये तो इन लोगों के मुद्दे हैं, जनता के बीच क्या बज़ है? देखिए 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें एक बात बहुत साफ है कि लड़ाई दो बड़े दलों के बीच है। भाजपा का गठबंधन होगा एक, और एक सपा के साथ का गठबंधन होगा। अब उसमें जो लोग आना चाहें, लेकिन जब पीडीए का नारा आया और राम मंदिर का उद्घाटन के बाद भी मामला लोकसभा में बीजेपी को मात खानी पड़ी, तब नारा आया कि बटोगे तो कटोगे। तो ये एक नारा लंबा चला। भाजपा अयोध्या मुद्दे को भले ही नहीं कैश कर पाई, लेकिन योगी अपनी छवि को बनाए रखने में कामयाब रहे। और ये चुनाव जो 2027 का आएगा, भाजपा साफ तौर पर जातीय आधार पर कोई बहुत बड़ी गोलबंदी का ऐलान नहीं करती है, लेकिन ये जरूर है कि वो ओबीसी वोट बैंक के साथ दलित वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगी है, क्योंकि दलित उसकी सबसे बड़ी इस समय चिंता है, जो उससे लोकसभा में अलग हुआ था। दूसरा, राम जन्मभूमि है, कृष्ण जन्मभूमि है और ज्ञान व्यापी है। ये जो धार्मिक मुद्दे हैं, इस पर भी एक और लगातार काम चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व में जो बीजेपी के वो लीडर हैं, एक भगवा जो उनकी नेता की छवि है, वो इन दोनों चीज़ों पर वो एक सख्त प्रशासक के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं, और दूसरे वो धार्मिक नेता के तौर पर भी उनकी स्वीकार्यता एक ज़्यादा है। तो बीजेपी में वो सब चीज़ों को फुलफिल करते हैं, लेकिन लोकसभा में जो झटका लगा है वो दलित वोट का कोटा अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। उन घावों पर मलहम कैसे लगेगा? 27 से आने से पहले वो घाव भर जाएंगे या कोई और नई खोज करनी पड़ेगी? ये सब भाजपा के लिए अपनी एक मुसीबत है। काम करने का एक उनके पास बहुत बड़ा ये इशू बना हुआ है। वैसे दल तो और है ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जगह दुकान में सौदा ही न रहे तो आदमी खरीदे का। तो सौदा वाले लोग अपना वोट बैंक बचा नहीं पाए और उनका धीरे धीरे क्षरण होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट आज एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग वोट बना हुआ है, और उस पर दोनों की निगाह है। अखिलेश यादव इस मामले में तब बढ़त पर आ गए जब रामजी लाल सुमन का मुद्दा गरमा गया। आपको याद होगा कि धर्म के नाम पर वोट काफ़ी दिनों तक बीजेपी ने मांगा है, चाहे राम मंदिर हो चाहे और मुद्दे हो। लेकिन रामजी लाल सुमन का मुद्दा आने के बाद, करणी सेना के प्रवेश के बाद, बीजेपी ने महसूस किया कि उसको नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई 2027 से पहले कर पाएगी या दलित वोट बैंक
बहुत बड़ी संख्या में डिवाइड होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये निर्णायक होगा और यही तय करेगा कि यूपी में कौन सरकार बनाएगा। ब्रजेश जी, छोटे छोटे दल तो हैं, चाहे आरएलडी है, कांग्रेस हैं, ये सब दूसरे की मोटर कार में बैठे हैं और कई बार उसकी स्पीड बढ़ जाती तो इनको भी हवा लग जाती, मौज आ जाती है, और कई बार स्पीड धीमी हो जाती है तो कहते गर्मी लग रही, एसी चलाओ, एसी चलने की स्थिति में नहीं है। तो ये दल अपने बलबूते जब प्रदर्शन करेंगे तो विधानसभा में आप देखिए कि पिछली बार आरएलडी 1 सीट जीती थी, बाद में 0 हो गई, उसको बीजेपी ने मिला लिया। कांग्रेस अकेले लड़ी थी, 2 विधानसभा में उसके पास सीटें हैं। तो ये अपने बलबूते बहुत ज़्यादा लड़ने की स्थिति में नहीं है। मायावती का स्थिति 1 की है, आप जान ही रहे हैं, लोकसभा में 0 हो चुकी है। तो दलित ने ये बात मायावती का साथ क्यों छोड़ा? वो ये बात जान गया कि मायावती बीजेपी से नहीं लड़ पा रही हैं और हमारे देश में, प्रदेश में मायावती की इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए दलितों के घर भोजन करने की व्यवस्था शुरू की नेताओं ने, लेकिन अभी तक कोई ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया जब किसी दलित नेता के घर किसी नेता ने शादी ब्याह का प्रस्ताव रखा हो, लड़का या लड़की की शादी की हो। वोट के लिए खाना पीना तो काफ़ी चला है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव होगा, ये बहुत कांटे का चुनाव होगा। योगी 10 साल की सरकार हो चुकी होगी, कुछ एंटी इनकम्बेंसी स्वाभाविक है कि आती है, उससे उनको निपटना होगा। और दूसरा, मायावती से कटा हुआ दलित समाजवादी पार्टी की ओर तेजी से न जाने पावे, ये बीजेपी को उसको रोकने की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा डैमेज हो चुका है। अब उस पर कंट्रोल वो कब कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज अदम गोडवी की 4 लाइन सुनिएगा, मजा आएगा आपको जी। तो काफी अच्छी है। सिर्फ मुझे मजा आएगा कि सबको आएगा? नहीं नहीं, सब सुनने वालों को भी आएगा। ये उपाध्याय जी आज पकड़ा गए हैं, इनको भी थोड़ा मजा दो आज। स्वागत है। बूढ़ा वर्ग साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में, और घर के ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है तो बताओ कैसे लिख दूं कि धूप फागुन की नसीली है। बहुत बड़ी बात। और हमारे गांव का गोबर तुम्हारे लखनऊ में है, और जवाबी खत में लिखना कि किस मोहल्ले में रहता है, और तुम्हारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये सब दावे झूठे हैं, ये सब बातें किताबी हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ा ऐतिहासिक है ये शेर, बहुत ऐतिहासिक शेर है, शानदार है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बड़े मौके पर आपने ये बात कही, बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। राजेश जी, अपोजिशन अभी भी इस बात को रेस कर रहा है कि आपके हाथों संविधान आरक्षण हो या फिर जातिगत जनगणना हो, इस पर आप पिछड़े दलित समाज के साथ, अल्पसंख्यक के बारे में हालांकि दोनों नहीं बोल रहे हैं, न्याय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय विपक्ष ने ये भ्रम फैलाने की पूरी कोशिश की और उसमें कुछ हद तक ये लोग कामयाब भी हुए। काट की हारी एक बार चढ़ती है, बार बार तो चढ़ती नहीं है। दलित समाज भी जानता है आरक्षण का कुछ हुआ, मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। किसी ने आरक्षण को छेड़ा, किसी ने संविधान को छेड़ा। वो तो सर 400 होता तब पूछा जाता, अब तो 400 है नहीं। नहीं, ये झूठ बेनकाब हो चुका है। और संविधान की हत्या करने वाली तो कांग्रेस है, जिसने देश पे इमरजेंसी लागू की थी, जिसने मीडिया के लोगों को जेल में डाल दिया था, सारे विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया था, ये वही कांग्रेस है। आपकी भी मीडिया से बड़ी मोहब्बत है सर, ऐसी बात ये जानते हैं ना बहुत बढ़िया। आपने भी बड़ा प्रेम दिया है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की सबसे ज्यादा हत्या किसी ने की तो वो कांग्रेस पार्टी ने की है, इंदिरा जी ने की है, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता जी? भूल गया क्या? पूछिए उन लोगों से इमरजेंसी में कितने अन्याय और अत्याचार किए थे। तो ये, और देखिए, लगातार तीसरी बार राहुल गांधी के चेहरे को देश की जनता ने नकारा है। 100 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाए साहब, 100 का आंकड़ा नहीं पकड़ पाए 3 साल के अंदर। ये मोदी जी की लोकप्रियता ही है कि लगातार जीतते चले जा रहे हैं। देश के अंदर तीसरी बार सरकार बनाना कोई सामान्य काम है? ये कोई बहुत आसान काम लग रहा है, पर हमने सरकार बनाई है और नरेंद्र मोदी जी के आसान नहीं सर, ये असाधारण है और अतुलनीय है 3 बार सरकार बनाने ला, ये कोई मामूली बात नहीं है। कांग्रेस ही ऐसे करे जैसे यही जीत गए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया है।
पर अब जनता ये चाह रही है कि ये 50% वाला कैप ना आप हटा दो। अब तो आरएसएस हमने हटाया है 50% वाला कैप, तो हमने ही हटाया है ना। 10% हमने गरीब अगड़ों को आरक्षण दे करके हमने हटा दिया ना। आप हटाने की बात कर रहे हैं, हमने हटा दिया। जातिगत जनगणना होगी, जिसकी जैसी संख्या होगी उसी हिसाब से उसका हिस्सा दिया जाएगा। भाई फिर 27% में ओबीसी क्यों कांग्रेस रुके? ने तो 60 साल राज किया है देश पर, क्यों नहीं की जातिगत जनगणना? ऑलराइट क्यों सर, पिछड़ों को हक नहीं दिया था? कैसे रोक लिया? इनको किसी ने रोका था क्या? ज्यादातर तो शासन कांग्रेस ने किया है। समाजवादी भी पार्टी भी समय समय पर उनके साथ खड़ी रही है। 2004 से 2014 तक तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नहीं आप में से हर कोई सत्ता में रह चुका है। सब तो उसी सरकार के साथ थे, इन्हें किसने रोका था? बस सिन्हा जी बाहर से रहते हैं, बाकी आप सब लोग अंदर से सत्ता में रह चुके हो। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता सिवाय सिन्हा जी के। आप सब सत्ता में रह चुके हो। बहुत शुक्रिया। फराज किदवई मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। देखिए अब तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को लेकर सहमत है कि अगर जातिगत जनगणना का साइंटिफिक डेटा आता है और आरएसएस भी सपोर्ट कर रही है, तोड़ दो 50% का बैरियर। देखिए ब्रजेश जी, अभी सिन्हा जी हम लोग के सीनियर हैं, इनकी आप पूरी जो अभी इन्होंने आप ही स्टेटमेंट के दिया, सीनियर होंगे। इन्होंने जो मैं तो साथ नहीं पढ़ा हूं भाई, मेरा तो मसला नहीं। इन्होंने अभी जो आप ही लोग के सीनियर होंगे आरएसएस वाले। तो ब्रजेश जी, इन्होंने अभी जो स्टेटमेंट दिया सिन्हा जी ने, उसमें इन्होंने सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड का तो बार बार बोला, लेकिन दलित शब्द नहीं आया। अब देखिए क्या है, गोलवरकर साहब से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के वर्कर तक, मैं तो एक किताब का, एक पुस्तक का जिक्र करूंगा, गोलवरकर साहब ने लिखी थी, बंच ऑफ थॉट्स। बंच ऑफ थॉट्स के पेज नंबर 357 पर उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखा है जो सिन्हा साहब ने बोला है। बंच ऑफ थॉट्स के पेज नंबर 357 पर गोलवरकर साहब लिखते हैं कि क्लास बेस्ड रिजर्वेशन होना चाहिए। यानी कि क्लास बेस्ड का मतलब समझ रही होंगे आपके दर्शक। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हमेशा से आरक्षण के और संविधान के खिलाफ रही है। के.एस. सुदर्शन जी ने 13 मार्च 2001 को शायद, अरे एक जीवंत व्यक्ति बैठ के आरक्षण को सपोर्ट कर रहे हैं। कहां सपोर्ट कर रहे हैं? कहां 50% का बैरियर आप 50% के ऊपर बोलिए SC ST OBC के लिए सिन्हा साहब के मन में दलितों के इतना प्रेम है, बोल रहे हैं अभी कि जो मतलब फाड़ के सीना दिखा सकते हैं आपको। सिन्हा आप साहब, इन पर यकीन करो। सिन्हा साहब जो हैं सिर्फ इकोनॉमिकली बोल रहे हैं, बाकी उन्होंने दलित का एक बार भी नाम नहीं लिया। अब मेरा दूसरा सवाल, देखिए ब्रजेश जी 20 सेकंड, ब्रजेश जी आप हमको इस बार आपसे शिकायत है, आप बोलने नहीं दे रहे। अच्छा बोलो। देखिए भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छा शब्द है जिसको बोलते हैं लीडरशिप बाय एग्जाम्पल। आप देखिए कि जब 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई तो वहां पर तो माननीय हाईकोर्ट से भी इनको फटकार लगी, वहां पर इन्होंने आरक्षण को खाने का काम किया। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और सिपाही भर्ती, कर्नाटक में तो मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। अरे तो आंध्र प्रदेश में क्या कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी तो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। भगाइए चंद्रबाबू नायडू को, क्या बात कर रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू के लिए क्या बोलेंगे? बीच में मत बोलिए चौधरी साहब, आपके बीच में नहीं बोला गया। चंद्रबाबू नायडू क्या बोलेंगे? सौगात ईद कहा थी मोदी जी ने, कौन सा तुष्टिकरण होता वो? चंद्रबाबू नायडू बोलते हैं कि आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे और उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। आपको सत्ता की मलाई खानी और कुछ नहीं करना है। आप SC ST और OBC के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है, दलितों के आप दुश्मन है। इसीलिए आज की तारीख में 92% SC ST और OBC इस देश का गटर साफ कर रहा है और मलाई आप लोग खा रहे हैं। मलाई भारतीय जनता पार्टी के लोग खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता खा रहे हैं, दलितों से आप गटर साफ करवा रहे हैं। आपने दलितों को इसके आगे नहीं रखा है, ये आपके मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है। क्या बात करते हैं आप? आप लोगों को 20 दिन मत बोलिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था। जब तर्क नहीं होते ना तो आप लोग ऐसे आकर के चिल्लाने लगते हैं। ब्रजेश जी ये गलत बात है ये। अरे तो आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हो? बोलिए ना, आप तो बोलो ना, अरे बोलो ना, चंद्रबाबू नायडू को भगाओ, चंद्रबाबू नायडू को भगाओ ना, क्यों नहीं भगाते हो? हिम्मत हो तो चंद्रबाबू नायडू को भगाओ। चंद्रबाबू नायडू खुले बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? बोलते हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इनकी हैसियत हो तो कुछ बोल के देखें, इनकी हैसियत। असल में प्रॉब्लम क्या है कि जो पाकिस्तान का एजेंडा है, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, वही भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। डॉक्टर अजय उपाध्याय, थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू सर। आप दोनों साथ शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। ओके डॉक्टर अजय सर, आप किदवई साहब, किदवई साहब हो गया। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके
डॉक्टर अजय सर, अब मुझे बोलने दें। आप एक्सपोज आप थैंक यू। ओके डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कोई नया मुद्दा तो लेकर आ नहीं रही। अब कांग्रेस के पास वही संविधान, आरक्षण, जातिगत मुद्दा, जनगणना का, अब कांग्रेस के पास फ्रेश आइडियाज की कमी है क्या? अभी कालीचरण जी भी तो कह रहे थे कि भाई इनके मुद्दे कब उठाएगी कांग्रेस। देखिए ब्रजेश भाई, जो कालीचरण जी कह रहे थे एकदम सही कह रहे थे, और वाकई उनके बात को मैं पूर्णतः सहमत हूं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात है, 50% की सीलिंग को आगे बढ़ाना है, जिसकी जितनी भागीदारी है उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। महिलाओं के आरक्षण का एक झुंझुना जरूर प्रधानमंत्री जी ने पकड़ाया, पर वो जब जातीय जनगणना ही नहीं होगी तो उनको भी आरक्षण नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न है, साथ में आर्थिक जिस तरह से पूरे देश की आज विपन्नता है, और विदेश नीति के फ्रंट पर भी एक बड़ा मुद्दा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है, जिस पर हम लोग आज कल लगातार चर्चा कर रहे हैं। सीज फायर के बाद मोदी जी का राजनीतिक घाटा बहुत हुआ है, उसकी पूर्ति का वो जरूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन योगी जी बनाम मोदी जी की एक अलग से लड़ाई भी उत्तर प्रदेश में शुरू होनी है। योगी जी जो ये मंदिर मतलब इनके घर में झगड़ा हो तब कांग्रेस की राजनीति चलेगी। पहले आपका मुद्दा ये है फायर नहीं हो, नहीं, हमारी राजनीति हम अपने मुद्दों पर करेंगे। भाजपा के अंदर भी एक बिखराव की राजनीति है, और जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर तो आरएसएस के लोग भी अब एक्सपोज हो चुके हैं। भागवत साहब का रिपोर्ट थी कि अशोक सिन्हा जी यहां जो बात रखें, भागवत साहब ने क्या कहा कि हम इस आरक्षण और इस जातीय जनगणना में जो जातियों की अलग अलग भागीदारी है उस पर हमारा कोई मत नहीं है, बल्कि वो अभी भी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की एकता के लिए जरूरी है कि इसको अलग रखा जाए। तो अभी तो आरएसएस और भाजपा में ही लड़ाई है इस मुद्दे पर, मोदी जी बनाम जोगी जी की लड़ाई है अन्य मुद्दों पर। मतलब इनके घर में झंझट होगा तो अब आप गेन करोगे, आपका प्रिंसिपल इशू यही है। नहीं, देखिए, नहीं, एक तो सरकार उनकी है, तो सरकार की कमियों को हम गिना रहे हैं, जनता में जा रहे हैं। दलित वर्ग पर जिस तरह लगातार अत्याचार अन्याय हो रहा है उस पर सरकार मुकदर्शक बनी हुई है। थैंक यू सर, आपकी बात का सिन्हा जी से मैं जवाब ले लेता हूं। आपने कहा जातिगत जनगणना के खिलाफ है आरएसएस, क्या ऐसा है सिन्हा जी? देखिए, वोट के लिए या राजनीति, भागवत साहब का स्टेटमेंट, एक बात तो साफ है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कौन क्योंकि उससे विश्वसनीयता समाप्त होती है समाज में। कभी भी संघ आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा, सदैव वह एक आरक्षण को एक सुव्यवस्था मानता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए, और यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि जो वर्ग जिसे आरक्षण दिया जा रहा है वो स्वयं न कहे कि अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। यह एकदम स्पष्ट नीति है संघ की, और इस नीति को बार बार कहा है भागवत जी ने भी और सभी ने कहा है। संघ का पूरा विचार है कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो, वो सारे कार्य करिए जिससे समाज का भला होता हो, जिससे समाज में समरसता बढ़ती हो, जिससे देश विकसित होता हो, वह सब कार्य करना चाहिए। इसीलिए संघ ने सदैव जाति जनगणना का समर्थन किया है और कहा है कि इसका उपयोग सिर्फ उस जो समाज है पिछड़ा हुआ उसको उठाने में होना चाहिए। राजनीति में इसका कसम तक खाने को तैयार है कि ये जातिगत जनगणना के सपोर्टर है। पता नहीं कांग्रेस क्यों नहीं एक्सेप्ट करे। भाई कसम भी खा ली, अब क्या चाहिए? उपाध्याय जी 20 सेकंड, ओनली 20 सेकंड सर। ब्रजेश भाई, सिन्हा साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं, पर मुझे लगता है कि भाजपा के उन मुद्दों को और आरएसएस के मुद्दों के आपसी जो डिफरेंस है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अरे खूब समझे सर, बड़ा पुराना छेड़ा राग ये हमारे भी जातीय जनगणना के आरएसएस को भी डाउन करना समर्थन में है, और वह ये बार बार कहती है कि हम इसका उपयोग राजनीति में नहीं होने देना कालीचरण जी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिस पद्धति से हो रही है उचित है, इसका पॉलिटिकल यूज करेंगे क्या? उपाध्याय जी धन्यवाद, थैंक यू सर। उपाध्याय जी शुक्रिया, थैंक यू। कालीचरण जी गो अहेड। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना तो होती ही रही है, तो अभी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो ये सही बात है कि एक मुद्दा तो उठाया गया है और ये होनी चाहिए, इसका तो हम लोग समर्थन मांग करते ही रहे हैं। लेकिन ये कहें कि इससे ही सब कुछ हो जाने वाला है, तो जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लगातार दलितों की तो गिनती हो रही है, आदिवासियों की हो रही है, लेकिन संसाधनों को कहाँ जुटाए गए? तो ये कोई गारंटी नहीं है।
हाँ, इनकी मंशा के ऊपर ही है कि यदि ये निश्चय है कि दबाव बढ़ेगा, दबाव इन पर बढ़ रहा है। देखिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसका तो हम समर्थन करते ही हैं। सर 20 सेकंड बचे हैं सर, हाँ, थोड़ा बस मैं ये कहूँगा कि आदरणीय राहुल गांधी जी इस समय राजगीर में हैं, थोड़ा उनको और चले जाएं। महाबोधि बिहार आंदोलन चल रहा है, बड़ी आशा है उनसे कि वहाँ जो आंदोलनरत हमारे भंते जी हैं और सब लोग हैं, उसके लिए एड्रेस करें कुछ, वो बड़ा मुद्दा है भाई। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने पीसफुली आज इस डिबेट को आयोजित करने में मेरी सहायता की और हम एक कंक्लूजन तक पहुंच पाए। और बहनों भाइयों, आप सबका शुक्रिया अदा करूं उसके पहले मैं एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं कि भारत समाचार लोक संस्कृति को लेकर एक बहुत ही मेगा रियलिटी शो का आयोजन कर रहा है और रविवार 8 जून को रात 9 बजे फोक भारत का पहला एपिसोड हम प्रसारित करेंगे। उस कार्यक्रम की कुछ झलकियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जगदम्बा घर में दिया ना बाहर आईने है, जग तारन घर में दिया ना। त माई चाची बहन लोग तैयार बानी जाना, त आवत आनी जा। फोक संगीत का सबसे बड़ा कार्यक्रम देखिए 8 जून से और जीतिए स्मार्ट वॉच। फोक भारत प्रोग्राम में पूछे गए सवाल का दीजिए सही जवाब। सबसे पहले जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा भारत समाचार की तरफ से स्मार्ट वॉच। तो हो जाइए तैयार, मौका छूट न जाए।